दोस्तों आप में से बहुत सारे बच्चों ने यूपीएससी, ईपीएफओ के एपीएफसी और ईओ एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। इस एग्जाम की प्रिपरेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट। तो एक बहुत ही वास्ट कंपोनेंट है जिसके बारे में बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि सर इसमें एग्जैक्टली प्रिपेयर क्या करना है। नोटिफिकेशन में सिर्फ कंपोनेंट का नाम मेंशन किया गया है, हम कहां से प्रिपेयर करें, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए इस कंपोनेंट को प्रिपेयर करते टाइम। तो आपके जितने भी डाउट हैं इस कंपोनेंट के रिगार्डिंग वो इस वीडियो में रिजॉल्व होने वाले हैं, क्योंकि यहां पर मैं आप लोगों को एक बहुत ही प्रैक्टिकल जो है प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, जिसके थ्रू आप इस कंपोनेंट में अच्छा एग्जाम में परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भाई एडुटेप आपके लिए लेकर आ रहा है एक स्पेशल ऑफर, जो कि हम एक्सटेंड कर रहे हैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पे। ये ऑफर 4 to 6 अगस्त है, जहां पर हम आपको एक वन टाइम ऑफर प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे ईपीएफओ के सभी कोर्सेज पे। आप मास्टर कोर्स पे, स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स पे और टेस्ट सीरीज पे 60% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कूपन कोड वन टाइम 60। ये कोड जो है आपको वैलिड रहेगा 6 अगस्त तक। आप उसमें जाके जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है कोर्सेज का, उसमें जाके इस कोड को यूज करके इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट की। एक बहुत बड़ा कंपोनेंट जहां पर आप लोगों को इंडियन कल्चर भी देखने को मिलेगा, आप लोगों को हेरिटेज भी देखने को मिलेगा और आप लोगों को फ्रीडम मूवमेंट भी देखने को मिलेगा। तो बेसिकली अगर मैं इस कंपोनेंट को ब्रेक करूं तो यहां पर हमें दो पार्ट देखने को मिलते हैं। एक है इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, बेसिकली इंडियन कल्चर वाला पोर्शन, और सेकंड है फ्रीडम मूवमेंट वाला पोर्शन। तो फ्रीडम मूवमेंट का अगर हम पॉपुलर नेम देखें तो वो है मॉडर्न हिस्ट्री। फ्रीडम मूवमेंट हमारे देश की आजादी की लड़ाई, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री। तो यहां पर आप लोगों को ये दो एरिया प्रिपेयर करने हैं। और एक कंपोनेंट दोस्तों आपको इसलिए प्रिपेयर करना है क्योंकि भाई इस पर्टिकुलर कंपोनेंट से एपीएफसी एग्जामिनेशन में 2015 में और 2023 में 10 क्वेश्चन ईच पूछे गए। मतलब हर बार इस कंपोनेंट से 10 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मैं यहाँ पर ईओ एग्जामिनेशन का जिक्र इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि ईओ एग्जाम में जो सिलेबस था वो सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री था, वहां पर इंडियन कल्चर, हेरिटेज नहीं आता था। तो यहाँ पर हम इस एग्जाम, क्योंकि इस बार एपीएफसी एग्जाम के सिलेबस के बेसिस पे एग्जाम होने वाला है, तो इसलिए मैं एपीएफसी एग्जाम के रेफरेंस में आपको इस कंपोनेंट की इंपॉर्टेंस बता रहा हूं। अब दोस्तों बच्चों के मन में सवाल आएगा कि सर ये तो आपने टोटल नंबर बता दिया कि भाई इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, इनका फर्दर ब्रेकअप क्या है। देखिए अगर आप आराम से पेपर एनालाइज करें तो आप देखेंगे भाई इस पर्टिकुलर वेटेज में, 10 क्वेश्चन की वेटेज में आप लोगों को फ्रीडम मूवमेंट थोड़ी सी पीछे होती हुई दिखेगी, थोड़ी सी कम दिखेगी। ऑलमोस्ट 1 या 2 क्वेश्चन ही हर बार पूछा गया है फ्रीडम मूवमेंट से। लेकिन जो इंडियन कल्चर, हेरिटेज वाला पोर्शन है वहां पर इन्होंने इसको फर्दर ब्रेक कर दिया कि भाई एक कल्चर का क्वेश्चन, मतलब एक कल्चर वाला पार्ट, और दूसरा पार्ट है एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री का। तो यहां पर भले ही सिलेबस में एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री मेंशन नहीं करी गई है, लेकिन जब आप पेपर को एनालाइज करोगे ध्यान से तो वहां पर आपको कल्चर भी देखने को मिलेगा, उसके भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और आपको एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। मैं आगे अभी आपको दिखाऊंगा। तो यहां पर कल्चर जो है वो अगेन 3 से 4 क्वेश्चन और 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिडिवल हिस्ट्री, ये आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। तो यहां पर भले ही सिलेबस का नाम इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट है, बट फ्रीडम मूवमेंट हमें थोड़ी सी कम देखने को मिल रही है, लेकिन जो कल्चर और एंशिएंट मिडिवल वाला पोर्शन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आप लोगों को आगे वाले पेपर के लिए क्या ध्यान रखना है कि भाई मैं पूरा सिलेबस जो इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट का है, जहां पर एंशिएंट भी आ रही है, मिडिवल भी आ रही है, कल्चर भी आ रहा है और मॉडर्न हिस्ट्री भी आ रही है, इसको कंप्रेहेंसिवली प्रिपेयर करूं, इसको एंड टू एंड प्रिपेयर करूं, इसको छोड़ू ना। आप अगर फ्रीडम मूवमेंट के भरोसे चले जाएंगे तो शायद आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट ना कर पाए। सिमिलरली अगर आप सिर्फ कल्चर के भरोसे चले गए तो आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि सर ये जो 10 क्वेश्चन आए हैं इनका डिफिकल्टी लेवल क्या था, इनमें हम कितना स्कोर कर सकते थे। तो 2015 का जो पेपर था जहां पर 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, यहां पर एक बच्चा एवरेज प्रिपरेशन के साथ 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता था। डिफिकल्टी लेवल वाज मॉडरेट, बहुत ज्यादा टफ पेपर नहीं पूछा गया था। लेकिन अगर मैं 2023 के पेपर की बात करूं इंडियन कल्चर, हेरिटेज, फ्रीडम मूवमेंट की, तो दिस वाज टफ। टफ क्यों था दोस्तों? क्योंकि थोड़ा सा डेप्थ में क्वेश्चन पूछ लिया और ये एक्सपेक्ट बच्चे कर रहे थे कि भाई फ्रीडम मूवमेंट से क्वेश्चन आएंगे, इंडियन कल्चर से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आप लोगों को 2015 का ही पैटर्न रिपीट होता हुआ दिखा। 2021 पे ईओ एग्जाम से कोई जो हमने मैसेज लिया था वो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पर टफ पेपर था और आप लोगों को 6 क्वेश्चन पहुंचने में काफी मेहनत करनी पड़ रही थी। तो दिस वाज टफ। तो अब इससे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई जो 2025 में एपीएफसी एग्जामिनेशन होगा, ईओ एग्जामिनेशन होगा, सिंगल पेपर होगा, वहां पर जो एक कंपोनेंट है यहां से आप लोगों को अराउंड 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये हमारी लर्निंग है। और दूसरी लर्निंग क्या है कि भाई पेपर टफ हो सकता है, हमें यूपीएससी प्रीलिम्स के हिसाब से इस कंपोनेंट को प्रिपेयर करना चाहिए। अगर हम यूपीएससी प्रीलिम्स के लेवल के हिसाब से इसको प्रिपेयर कर लेंगे तो इस एग्जाम में भी हम अच्छे खासे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। अब दोस्तों बात आती है कि सर प्रिपेयर करना क्या है इस पर्टिकुलर कंपोनेंट में, कल्चर में क्या प्रिपेयर करना है, हेरिटेज में क्या प्रिपेयर करना है, फ्रीडम मूवमेंट में क्या प्रिपेयर करना है। तो देखो हम पहले बात करेंगे फ्रीडम मूवमेंट की। अगर हम डिकोडेड सिलेबस देखें फ्रीडम मूवमेंट का, तो दोस्तों बच्चों के क्वेश्चन ये होते हैं कि सर हम बैटल ऑफ प्लासी से स्टार्ट करें, बैटल ऑफ बक्सर से स्टार्ट करें, या फिर 1857 की रिवोल्ट से स्टार्ट करें। मैं कहता हूं कि भाई आप थोड़ा और पीछे जाइए, आप स्टार्ट करिए एडवेंट ऑफ यूरोपियन से एंड डिक्लाइन ऑफ मुगल से, कि भाई कैसे औरंगजेब के टाइम पर
जो डेक्कन का एक अल्सर था वो उसे खा गया और उसके बाद मुगल का डिक्लाइन होना शुरू हुआ। और मुगल का डिक्लाइन एक प्रोग्रेसिव डिक्लाइन था जहां पर बहुत सारे रीजन थे उनके डिक्लाइन होने के। ठीक है, रीजनल पावर्स का राइज हुआ, एबल मिलिट्री कमांडर्स की जो है अब कमी होने लग गई, फिर कोई ना कोई पॉलिटिकल रीजन भी था, और मुगल्स भी जो है उस टाइम पर अपने आप से जो है खुद को झेल रहे थे, प्लस यूरोपियन आ गए थे। तो इस वजह से एक पूरी हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो हमें एक रिवाइवल मोड में देखने को मिला, मॉडर्न वाला पार्ट देखने को मिला, शुरुआत होता हुआ। तो वहां से आपने प्रिपेयर करना है डिक्लाइन ऑफ मुगल एंड एडवेंट ऑफ यूरोपियन। फिर आप कवर करेंगे राइज ऑफ रीजनल पावर लाइक मराठा, ठीक है, बंगाल, देन देयर इज मैसूर, बहुत ही फेमस एक पावर थी, तात्या टोपे, हैदर अली। देन यू हैव टू कवर कार्नेटिक, यू हैव टू कवर त्रवणकोर। और फिर आप देखेंगे भाई किस तरीके से जो अंग्रेज थे या फ्रेंच थे उनकी इन्वॉल्वमेंट के थ्रू लड़ाइयां हुई यहाँ पर, एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो कार्नेटिक वॉर, और कैसे अंग्रेजों ने अपना दबदबा भारत में बढ़ाना शुरू किया, उनकी स्टार्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज क्या थी, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या थी। फिर हम कवर करते हैं बहुत ही फेमस बैटल्स लाइक बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761। फिर हम बैटल ऑफ बक्सर कवर करते हैं। फिर हम अंग्रेजों की जो भारत की लूट थी वो कवर करते हैं। फिर हम आते हैं धीरे धीरे 19th सेंचुरी पे, जहां पर स्टार्टिंग में हमें सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट की शुरुआत देखने को मिलती है इन द फॉर्म ऑफ ब्रह्म समाज, ठीक है, राजा राममोहन राय की एंट्री होती है। फिर हम कवर करते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो बहुत पॉपुलर बोली जाती है, 1857 की रिवोल्ट, वो हम कवर करेंगे। फिर हम कवर करेंगे कि भाई अंग्रेजों की क्या पॉलिसीज में चेंज आए इस पर्टिकुलर वॉर के बाद, ठीक है, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी आ गई, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फैक्टर जो उन्होंने देखा 1857 की रिवोल्ट में, वो इंडियन सिनेरियो में हिंदू मुस्लिम की यूनिटी थी। फिर उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी फॉलो करी। फिर 1885 में बहुत सारे छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन बनने के बाद, वो ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, वो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन बनने के बाद हमने एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इंडियन कांग्रेस की फॉर्मेशन देखी। फिर उनके सेशन हम कवर करेंगे। फिर हम स्वदेशी मूवमेंट कवर करेंगे, एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट कवर करेंगे। फिर हम कवर करते हैं गांधी जी की एंट्री। गांधी जी की एंट्री के बाद हमारा पॉलिटिकल सिनेरियो और हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल था वो पूरा चेंज हो जाता है, और आप लोगों को बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो है मूवमेंट देखने को मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। फिर हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कवर करते हैं। फिर हम कवर करते हैं जो है क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये सारी कवर करते हुए आपको मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करनी है। तो टिपिकल सिलेबस जो हम बाकी एग्जाम्स में भी देखते हैं, वही सिलेबस आपको मॉडर्न हिस्ट्री में यहाँ पर भी प्रिपेयर करना है। और दोस्तों यहाँ पर जो चीजें मैंने बोल्ड कर रखी हैं वो थोड़ी आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब आप लोगों को फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी और उनके सेशंस को बहुत अच्छे से कवर करना है। इनके बारे में आपको 2-3 बार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एंड फेमस पर्सनैलिटीज, जैसे मदन मोहन मालवीय के ऊपर क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम ईओ एग्जामिनेशन में, उससे पहले भी क्वेश्चन आ रखे हैं। तो आपको जितनी भी फेमस पर्सनैलिटीज हैं, लाइक गांधी जी हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, अंबेडकर जी हो गए, नेहरू जी हो गए, देन सुभाष चंद्र बोस हो गए, ठीक है, देन तिलक हो गए, ये सारे जो पर्सनैलिटीज है जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में, वो आपको अच्छे से कवर करना है। ठीक है, तो ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री वाला पोर्शन था। अगर मैं बात करूं कल्चर वाले पोर्शन की, देखो कल्चर एक बहुत वास्ट एरिया है, आपको बहुत सारी चीजें प्रिपेयर करनी है। तो इनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है इंडियन आर्किटेक्चर। कैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें ब्रिक के यूज से होते हुए गुप्तन एज में हमें बहुत सारी एक नई डेवलपमेंट देखने को मिली, इसको गोल्ड एज ऑफ जो है इंडियन आर्किटेक्चर बोला जाता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम कवर करते हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर, उसके बाद हम और चीजें कवर करते हैं। तो आपको सारा आर्किटेक्चर कवर करना है। सॉरी, मॉडर्न गुप्ता से पहले आया, फिर आप सारा जो है मिडिवल आर्किटेक्चर, मुगल आर्किटेक्चर, जहां पर आप लोगों को कॉर्निसेस वगैरह की जो है डेवलपमेंट देखने को मिलती है। फिर हम कवर करते हैं हमारा लुटियंस के आर्किटेक्चर को, मॉडर्न आर्किटेक्चर को। तो ये सारा पोर्शन बहुत अच्छे से कवर करना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है। लास्ट टाइम कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा के ऊपर क्वेश्चन आया था, तो ये चीज आपने कवर करनी है। आपको नॉर्थ वेस्टर्न जो है पॉटरी है उसके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिला। तो ये वाला जो पोर्शन है इंडियन आर्किटेक्चर, ये आपने बहुत टिका के, टाइम लगा के अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, फिर पेंटिंग इंपॉर्टेंट है। देन इंडियन डांस एंड म्यूजिक, हैंडीक्राफ्ट, रिलीजन एंड फिलॉसफी। एंड रिलीजन एंड फिलॉसफी में जब आप फिलॉसफी पढ़ेंगे, रिलीजन पढ़ेंगे, वहां पर आपने एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, बहुत रट्टा वगैरह नहीं मारना है। एंड दोस्तों फेयर एंड फेस्टिवल, वर्ल्ड हेरिटेज साइट और मिसलेनियस टॉपिक में एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बुक्स एंड देयर ऑथर्स। जो फेमस बुक्स हैं, लाइक जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र हो गई, जिसके ऊपर लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया था, इनके राइटर और उन बुक्स में बेसिकली किस चीज को डील किया गया ये आपको पता होना चाहिए। अगेन मैं कहूंगा कि भाई कॉस्ट बेनिफिट रेशियो नहीं है कि आप बहुत डेप्थ में हर एक बुक की जो है फेमस जो बातें हैं वो कवर करो, क्योंकि आप बहुत सारा पढ़ के जाओगे और एग्जाम में रिवाइज करने के लिए और भी बहुत कुछ है, आप शायद कंटेन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए लिमिटेड पढ़ो, लेकिन जो भी पढ़ो अच्छा पढ़ो। और फेमस आर्कियोलॉजिस्ट के ऊपर लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। तो पेंटिंग वाला जो पोर्शन है और जो आर्किटेक्चर वाला पोर्शन है, उस पर आपने थोड़ा स्पेशल फोकस रखना है। और यहाँ पर आपने कांग्रेस के सेशंस और फेमस पर्सनैलिटीज के ऊपर। दोस्तों ये एक सिलेबस जो हमें सिलेबस नोटिफिकेशन में देख के पता लगता है, वो वाला सिलेबस है। लेकिन एक हिडन सिलेबस भी है। हिडन सिलेबस क्या है कि भाई आपको एंशिएंट भी प्रिपेयर करना है और आपको मिडिवल भी प्रिपेयर करना है।
अब आप कहेंगे कि सर हमें कैसे हिडन सिलेबस के बारे में पता लगा? हिडन सिलेबस के बारे में पता लग रहा है पीवाईक्यूज देख के। जब आप 2015 का पेपर देखेंगे यूपीएससी का या फिर 2023 का पेपर देखेंगे यूपीएससी का, तो वहां पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्रॉपर एंशिएंट और मिडिवल के। तो ये कंपोनेंट हमें प्रिपेयर करना है। एंशिएंट और जो मिडिवल है, यहाँ पे देखो बेसिकली हम शुरुआत करते हैं इंडियन सिनेरियो में हड़प्पन सिविलाइजेशन से, इंपॉर्टेंट है। और हड़प्पन से हमें आगे बढ़ते हुए मौर्यन, ठीक है, मौर्यन एम्पायर। और यहाँ पर भी देखो आपका ना जो फोकस है वो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव स्टडी का नहीं होना चाहिए, आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन टफ नहीं आए। आप अगर क्वेश्चन भी देखेंगे ना एंशिएंट और मिडिवल के, तो क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन क्योंकि वाइड एरिया बहुत है तो कंटेन करना बहुत मुश्किल है। एक बाकी सिलेबस के साथ इसको एग्जाम में ले जाना बहुत मुश्किल है। मतलब कहते हैं कि हमारे माइंड की मेमोरी एक लिमिटेड है, आप 15 कंपोनेंट एक साथ याद करके कैसे मैनेज करोगे, तो वो वाली डिफिकल्टी यहाँ पर फेस होगी। फिर आप गुप्ता कवर करेंगे, ठीक है, गुप्ता के बाद आप हर्षवर्धना कवर करते हैं, वर्धन एम्पायर। उसके बाद आप कवर करते हैं साउथ के बहुत सारे एम्पायर, जहां पे चोला, पल्लवा, ठीक है, और आपको जो है उसके बाद विजयनगर एम्पायर। ये सारा जो पोर्शन है आपको कवर करना है। और यहाँ पर आप लोगों ने बेसिकली जो डायनेस्टीज हैं और जो उनके कैपिटल्स वगैरह हैं उनके बारे में अपने ज्यादा जो है अपना फोकस रखना है। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से, तो जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि वेंगी द कैपिटल सिटी ऑफ ईस्टर्न चालुक्य आइडेंटिफाइड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो ये क्वेश्चन आपका अगेन जो है एंशिएंट जो मिडिवल हिस्ट्री है उससे है। अगर आप फर्स्ट इलेक्टेड किंग ऑफ पाला डायनेस्टी कामरूपा, अगेन जब मिडिवल हिस्ट्री की शुरुआत हो रही थी 10th और 9th सेंचुरी में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। देन कौटिल्य बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, ठीक है। विजयनगर एम्पायर से क्वेश्चन आ गया, भाई कौन सी डायनेस्टी से कौन सा किंग बिलोंग नहीं करता है। तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि प्रॉपरली आप लोगों को एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री के ही देखने को मिल रहे हैं। इनमें कल्चर का कोई लिंक नहीं है। हाँ, इस क्वेश्चन में थोड़ा कल्चर का मान लूंगा, लेकिन जो 3 क्वेश्चन है प्रॉपर आपके एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री के हैं। तो इसलिए हमें हिंट मिल रहा है कि भाई इस कंपोनेंट को हमें अच्छे से एंशिएंट और मिडिवल के साथ प्रिपेयर करना है। मैंने दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा गया मॉडर्न हिस्ट्री का एपीएससी एग्जामिनेशन में लास्ट टाइम, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि भाई इजी क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन करंट अफेयर बेस्ड था कि भाई फ्रीडम फाइटर जो अगादू समंतरा थे, ठीक है, जिन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सर्व किया था, वेयर वाज ही डेप्यूटेड बाय आईएनए एज अ नायक इन द फर्स्ट बहादुर ग्रुप। वेरी टफ क्वेश्चन, ट्रस्ट मी, वेरी टफ क्वेश्चन। अगर आपने नहीं पढ़ा है ना तो आप गेस वर्क भी नहीं मार पाओगे। जैसे हम जब सुभाष चंद्र बोस की आईएनए के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं भाई कौन कौन सी मेजर उनकी जो है टोलियां बनी थी, कौन कौन से ग्रुप बने थे, कौन कौन से जो है जगह जाके उन्होंने जो है आईएनए की फॉर्मेशन करी, कहां पे उनका रेडियो स्टेशन था, ये सारी चीजें हम कवर करते हैं, बट इतना डेप्थ में प्रिपेयर नहीं करते हैं। दिस क्वेश्चन वाज टफ। अगर आप और भी क्वेश्चन देखें कल्चर के, तो जैसे आर्कियोलॉजिस्ट के ऊपर क्वेश्चन था, ये कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा के ऊपर क्वेश्चन था, ये एंशिएंट इंडियन पॉटरी के ऊपर क्वेश्चन था। तो आपको बहुत वाइड रेंज ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सिलेबस बहुत वाइड है इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट का। और यहां पर मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि देखो इस कंपोनेंट की अप्रोच ये होनी चाहिए कि जो बेसिक कंटेंट है, जैसे स्पेक्ट्रम में या फिर इंडियन कल्चर बाय नितिन सिंघानिया में या फिर तमिलनाडु बोर्ड में, उतने ही कंटेंट को अगर आप बार बार रिवाइज करके एग्जाम में चले जाते हो तो आप 10 में से 7 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। उन 3 क्वेश्चन के पीछे भागने के लिए बहुत सारी बुक्स कवर करना आई विल नॉट रिकमेंड कि भाई एक अच्छी एडवाइस है। मैं आपको यही बोलूंगा कि भाई लिमिटेड पढ़ो, लेकिन जो भी पढ़ो अच्छा पढ़ो, क्योंकि इस कंपोनेंट में कोई लिमिट ही नहीं है पढ़ने की। देयर इज सो मच टू रीड। मतलब अगर आप चाहें आप सतीश चंद्रा की बुक पढ़ सकते हैं, आप आर एस शर्मा की बुक पढ़ सकते हैं, आप जो है प्लासीडू पार्टीशन शेखर बंदोपाध्याय पढ़ सकते हैं। तो अप्रोच वो नहीं रखनी है कि भाई बहुत कुछ पढ़ना है। आप बाकी 14 कंपोनेंट के साथ इस कंपोनेंट को मैनेज करने वाले हो एग्जाम में, तो यहां पर एक अच्छी प्रिपरेशन अगर आप करो तो वो कैसे करो कि भाई लिमिटेड कंटेंट को ही बार बार रिवाइज कर लो, क्योंकि आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे अगर कोई बच्चा एंशिएंट हिस्ट्री के डायनेस्टीज को कवर करके गया हुआ है, मिडिवल हिस्ट्री को पढ़ के गया हुआ है, लेकिन डायनेस्टीज वाले पार्ट को, मतलब बेसिक वाले पोर्शन को कि भाई विजयनगर एम्पायर के बारे में पता है और उसको याद रख पा रहा है, तो ही एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करेगा। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना फैक्चुअल भी है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखो, एक क्वेश्चन फैक्चुअल है, अगर आप इस क्वेश्चन को देखो, एक क्वेश्चन फैक्चुअल है, तो यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। मतलब समझने वाले क्वेश्चन ये नहीं है, एनालिटिकल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। जैसे मगधा वाला क्वेश्चन में कहूंगा थोड़ा सा एनालिटिकल था, मगधा वाला क्वेश्चन यहाँ पर है, यहाँ पे मगधा वाला क्वेश्चन है वो एनालिटिकल था, लेकिन दोस्तों उसमें भी बहुत ज्यादा टफनेस नहीं थी। तो फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं फैक्ट्स को याद रखने के लिए बहुत ज्यादा कंटेन ना करके लिमिटेड पोर्शन को कंटेन करना पड़ेगा। तो एक और अप्रोच में क्या कहूंगा कि भाई जब आप मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ो तो करंट अफेयर में चीजें देखते रहो, कि जैसे मुझे पक्का लगता है कि भाई अगादू जो समंतराव के ऊपर क्वेश्चन था वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन था, ये पर्सन न्यूज में थे, तो इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन आया, ठीक है। तो आपको करंट अफेयर में जो फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड, जैसे किसी के 50 साल हुए हैं किसी चीज के, किसी के 100 साल हुए हैं, किसी के 150 साल हुए हैं, किसी के 200 साल हुए हैं, उनको आपने अच्छे से कवर करना है, ठीक है। कोई पर्सन न्यूज में है, जैसे फॉर एग्जांपल करजन साहब अगर न्यूज में किसी वजह से, आपको कवर करना है, ठीक है। ये पोर्शन आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि भाई कौन सा पोर्शन न्यूज में है। और एक और बात कि भाई हिस्ट्री में टाइमलाइन बना के पढ़ो। टाइमलाइन का मेरा मतलब क्या है कि जैसे मैं अगर पढ़ रहा हूं तो मैं लिखूंगा भाई 1757, ठीक है, 1761, देन 1764,
देन 1773, ठीक है, देन 1780, देन 1784, देन 1793। इस तरीके से कि भाई यहां पर बैटल ऑफ प्लासी, अहमद शाह अब्दाली मराठा को बहुत बुरी तरीके से हराया और मराठा का जो पैन इंडिया एम्पायर बनाने का सपना था वो टूट गया। देन 1764 बैटल ऑफ बक्सर, और बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या हुआ कि भाई अवध भी गया और बंगाल कहीं ना कहीं अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जो एम्पायर बना था, रिलीजियस रीजनल एम्पायर बना था, वो चला गया। देन 1773 पहली बार अंग्रेजों ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करने की शुरुआत करी। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो आपको हिस्ट्री बहुत मजेदार लगेगी। और दोस्तों हिस्ट्री में बहुत सारे फैक्ट भी याद रखने, तो अगेन उसके लिए क्या टेक्नोलॉजी हो सकती है कि भाई आप न्यूमोनिक बना सकते हो, आप जो है छोटे छोटे फ्लैश कार्ड बना सकते हो एआई की मदद से। तो आपको यहाँ पर बहुत सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद रखने के लिए कहीं ना कहीं कुछ जो ट्रिक्स होते हैं वो आपको फॉलो करनी पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप कवर करोगे हमारी जो 1857 की रिवोल्ट है, तो वहां पे आपको पता होना चाहिए भाई झांसी से कौन लड़ा, ठीक है, फैजाबाद से कौन लड़ा, लखनऊ से कौन खड़ा हुआ था, ठीक है, देन दिल्ली में कौन था। तो हर एक एरिया का आपको लीडर पता होना चाहिए और किसने उसको हराया, कौन से अंग्रेज ने उसको हराया। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम झांसी की बात करते हैं तो भाई लक्ष्मीबाई थी, हम सबको पता है, लेकिन किसने हराया, ह्यूज रोज ने। और उन्होंने बोला कि भाई ये तो लड़कों के बीच में, मतलब लड़के, मतलब जो सेना थी उनके बीच में अकेला मर्द थी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी जो आपको याद रखनी है। तो ये याद कैसे होंगे, जब आप स्मार्ट ट्रिक्स यूज करोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि भाई सोर्स क्या रहेगा इस कंपोनेंट को प्रिपेयर करने का। देखो बेस्ट सोर्स तो रहेगा कि भाई आप मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करो, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय राजीव वहीर, स्पेक्ट्रम बुक से। क्योंकि देखो ये बुक ना कहीं बाकी सारी बुक्स की इंफॉर्मेशन कंटेन रखती है। आप अलग अलग बुक पढ़ने की बजाय इस बुक को अगर पढ़ लोगे तो आप बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक्स लाइक पूनम मैम की बुक, शेखर बंदोपाध्याय सर की बुक, विपिन चंद्रा सर की बुक, उनकी आप इंफॉर्मेशन यहाँ पर देखोगे और ये बुक अपडेटेड लेना आप पक्का। ठीक है, इंडियन कल्चर की बुक जो है नितिन सिंघानिया सर की अच्छी बुक है, आप जो टॉपिक मैंने मेंशन किया वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। सिमिलरली जो बुक है क्लास 11th की तमिलनाडु बोर्ड की, आप उसको फॉलो कर सकते हैं फॉर एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री, क्योंकि दोस्तों लिमिटेड कंटेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इस कंटेंट को पढ़ के। आप आर एस शर्मा, सतीश चंद्रा की अगर ऊपर जाओगे भी तो बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा और अगेन वहां से ना चीजें फिल्टर आउट करनी पड़ती हैं। यहाँ पर आपको फैक्ट उभरते हुए दिखेंगे, तो इसलिए आपको इस बुक को फॉलो करना चाहिए। और आइडियल टाइम ऑफ प्रिपरेशन क्या होना चाहिए, देखिए अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, अभी इस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट की वेटेज के हिसाब से आपको यहाँ पर मैक्सिमम 60 घंटे देने चाहिए। उससे ज्यादा आप यहाँ पर अगर टाइम डिवोट करेंगे तो आपकी बाकी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स की लाइक आयर एंड लेबर लॉ, अकाउंटेंसी, क्वांट, इंग्लिश, उनकी प्रिपरेशन इफेक्ट होगी। तो आप इतना ही टाइम यहाँ पर दीजिएगा, क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट रेशियो यही है। ठीक है, और अगर आप ऑलरेडी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप यूपीएससी बैकग्राउंड के हैं, आप पिछले 2-3 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो सेम प्रिपरेशन फिर आपकी यहाँ पर काम आने वाली है। आपको इस एग्जाम के लिए कुछ भी एडिशनली प्रिपेयर नहीं करना है, ट्रस्ट मी। आपकी जो प्रिपरेशन आपने यूपीएससी एग्जाम में करी है, सेम प्रिपरेशन, सेम सोर्सेज आपको यहाँ पर भी यूज करने हैं, कोई एक्स्ट्रा आपने काम नहीं करना है। हाँ, एक बार पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिएगा ताकि आपको ओरिएंटेशन पता लग जाए। दूसरी बात कि भाई अगर आप सीजीएल वाले हो, आपने बहुत फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कवर कर रखी है, आपको कहीं ना कहीं अब ये बुक्स ढंग से पढ़ के हिस्ट्री एंड कल्चर को प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर आप बैंकिंग वाले हो, आपको भी अलग से टाइम देना पड़ेगा 60 घंटे का। और अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो आपको तो सारी बुक्स स्क्रैच से ही पढ़नी पड़ेंगी। यूपीएससी वाले बच्चे के लिए बस एडवांटेज ये है कि भाई उसको कुछ नया नहीं पढ़ना है, उसकी एग्जिस्टिंग प्रिपरेशन जो वो ऑलरेडी कर रहा है फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स और मेंस, सेम प्रिपरेशन यहाँ पर उसको हेल्प करेगी। तो दिस वाज रिगार्डिंग द प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट। आई होप आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी। और दोस्तों अगर आप ये कंपोनेंट सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर करना चाहते हैं, मैंने आपको सारी बुक्स बता दी हैं, बट अगर आप कोर्स के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हमारे ईपीएफओ कोर्सेज पे हमने अपना डिस्काउंट जो था वो एक्सटेंड कर दिया आप लोगों की रिक्वेस्ट पे। 4 से 6 अगस्त तक डिस्काउंट चलेगा और यहाँ पर आप 60% का डिस्काउंट जो है अवेल कर सकते हैं हमारे मास्टर कोर्स पे, टेस्ट सीरीज कोर्स पे और स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स पे, सॉरी स्पेशल कोर्स पे। और ये जो कोड है वो है 1 टाइम 60 ONETIME60, सारे लेटर कैपिटल में है, कोई स्पेस नहीं है। और आपको इन कोर्स में एनरोल करने का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।